नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट इस सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके स्टैटिक जीके से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न आपके स्टैटिक जीके में जितने सब्जेक्ट बनते हैं उन सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के लिए वो सभी प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है और यहाँ से संबंधित आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे उससे मैच होंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा। तो प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो शाहजहां ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। किसने? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। तो आत्मकथा की फारसी में लिखने की बात कर रहा है तो आप यहाँ पे जहांगीर बताएंगे। किस मुगल बादशाह ने? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। क्या था? इनके बचपन का नाम सलीम था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था, इस वजह से अकबर ने इनका नाम जहांगीर रखा था। ठीक, सलीम रखा था। ठीक, बचपन का नाम इनका सलीम था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जहांगीर की आखिर आत्मकथा क्या है तो तुजुक ए जहांगीरी। आप लोग ध्यान रखेंगे, तुजुक जहांगीर के आत्मकथा का क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी इनके आत्मकथा का नाम है और ये किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपनी आत्मकथा लिखी और फारसी भाषा में लिखी। अब बात कर लेते हैं, तुजुक ए जहांगीरी सारा हो गया। अगर आपसे पूछे कि बाबर ने भी तो अपनी आत्मकथा लिखी थी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे मिलता जुलता। अगर आपसे पूछे कि बाबर की आत्मकथा क्या है, ठीक, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि बाबर की आत्मकथा क्या है तो बाबर की आत्मकथा के बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्या है? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है और बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? अगर आपसे पूछ ले कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जहांगीर के बारे में बात करेंगे। जैसे इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आया था, और वो पूछा जाता है कि कहाँ किस देश का रहने वाला था और कब आया था। तो इनके दरबार में टॉमस रो आया था। कौन? टॉमस रो आया था। और टॉमस रो कहाँ का ये यात्री था? तो ये आया था, ये टॉमस रो एक अंग्रेज यात्री था। कौन था? टॉमस रो एक अंग्रेज यात्री था जो कि 1615 में ये जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग थोड़ी सी बातें और याद रख पाए तो आप लोग याद रखेंगे कि इनकी पत्नी का क्या नाम था। तो नूरजहां इनकी पत्नी का नाम था। क्या? जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। ये भी आप लोग साथ में ही याद रखेंगे, नूरजहां इनकी पत्नी का नाम था और मेहरुन्निसा भी इनकी पत्नी का नाम था। और जहांगीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो न्याय की जंजीर के लिए किसे जाना जाता है? तो जहांगीर को जाना जाता है। किसे? जहांगीर को जाना जाता है। तो इतनी बातें जहांगीर से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से सारे प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। देखिए, किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा और जहांगीर की बचपन का नाम सलीम था और इनकी आत्मकथा क्या थी? जहांगीर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी की थी। क्या थी? तुजुक ए जहांगीरी इनकी आत्मकथा थी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आया था और टॉमस रो एक अंग्रेज यात्री था। ये अंग्रेज था और ये 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था और इनकी पत्नी मेहरुन्निसा भी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक, उसके बाद अगला बात करते हैं कि बाबर की आत्मकथा अगर आपसे पूछे तो बाबर की आत्मकथा क्या था? बाबरनामा था। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर कहा जाता है। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से संबंधित। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किसने करवाया था? यहाँ पे लिखेंगे, मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये मोती मस्जिद का निर्माण इसने कहाँ पे करवाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। लाल किले में इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक, अब औरंगजेब के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उपाधि क्या थी?
औरंगजेब की उपाधि के बारे में, तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखेंगे इसने गाजी की भी उपाधि धारण की थी, उसके बाद इसकी उपाधि बादशाह की भी थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब का अन्य नाम क्या था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो औरंगजेब के अन्य नाम में आप लोग ध्यान रखेंगे इसको जिंदा पीर कहा जाता था। क्या, इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था, इस इतिहासकारों ने बताया जिंदा पीर भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा आलमगीर भी इसे कहा जाता है, ठीक, आलमगीर कह के भी इसे पुकारा जाता है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या कराने का इनकी हत्या किसने करवाई थी, तो औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई थी। किसने, औरंगजेब ने इनकी हत्या कराई थी। सिखों के ये 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब ने ही करवाई थी, गुरु तेग बहादुर की, ठीक। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था, तो बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। और ये कहां पे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नया नाम संभाजी नगर हो गया है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, औरंगजेब ने इसको भी बनवाया था, ठीक। तो ये बात आप लोग, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सारे प्रश्नों को। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब है औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, और लाल किले के भीतर इसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। औरंगजेब की अगर आपसे पूछे उपाधि क्या है, तो इसकी गाजी की उपाधि है, इसके अलावा बादशाह की भी इसने उपाधि धारण की थी। औरंगजेब का अगर आपसे अन्य नाम पूछे तो इसको जिंदा पीर और आलमगीर भी कहा जाता है। उसके अलावा गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई, औरंगजेब ने करवाई। और बीबी का मकबरा किसने बनवाया, तो बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने बनवाया, औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महाभारत का फारसी अनुवाद, तो महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। क्या कहलाता है, महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा इसे कहा जाता है। अब महाभारत का फारसी अनुवाद तो आप लोग जान गए कि रज्मनामा कहा जाता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि महाभारत से, अगर आपसे पूछे कि महाभारत की रचना किसने किया था, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। किसने, महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो आप लोगों को कहीं कहीं पे बदायूनी मिलता होगा, कहीं कहीं पे फैजी मिलता होगा, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फैजी के नेतृत्व में आप लोग ध्यान रखेंगे, फैजी वहां पे हेड का काम कर रहा था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे फैजी के नेतृत्व में इसका किसने अनुवाद किया था, फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने, और भी लेखक थे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका अनुवाद किया था। अब बात करते हैं, कहीं कहीं पे एग्जाम में फैजी भी सही करता है, कहीं कहीं पे आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह में मिल जाएगा बदायूनी ने किया था इसका फारसी में अनुवाद, ठीक। ये बातें आप लोग यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अब महाभारत का अगर आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या है, महाभारत का अन्य नाम, इसको अन्य नाम किस नाम से जानते हैं, तो इसे जय संगीता भी कहा जाता है। अन्य नाम को, इस महाभारत को जय संगीता भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। महाभारत को जय संगीता भी कहा जाता है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे कि विश्व का, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका क्या है, वो भी आपका महाभारत है। क्या है, महाभारत ही है, ठीक। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे, या फिर पूछे कि अन्य नाम क्या है महाभारत का, या फिर आपसे पूछे कि इसका फारसी में अनुवाद को क्या कहा जाता है, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहा जाता है, रज्मनामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रज्मनामा। महाभारत की अगर आपसे पूछ ले रचना किसने किया था, तो वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। और अगर आपसे पूछे कि महाभारत का अनुवाद किसने किया था, तो फैजी के नेतृत्व में बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संगीता इसका अन्य नाम है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपका महाभारत ही है, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
और यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे जाकर के इसका पीडीएफ पा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छा लग रहा हो, तो आप लोग क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को शेयर करिए, और इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक दो लोग थे। एक तो थे सुरेंद्र, जिनके बारे में पूछा जाता है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक के बारे में पूछ ले तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक, और इनके साथ इनके फ्रेंड भी थे, इनके दोस्त थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और फिर आप लोग ध्यान रखेंगे आनंद मोहन बोस ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के, आनंद मोहन बोस ने मिलकर के, कहीं कहीं पे केवल सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी मिल सकता है, लेकिन इनके फ्रेंड थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के फ्रेंड थे आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक, आनंद मोहन बोस ने। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1876 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1876 में हुई थी। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, फिर आगे चल के इसका इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय भी हो गया था। अगर आपसे पूछे कि इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1886 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। कब? 1886 में। ठीक, अब कुछ चीजों के बारे में देख लीजिए। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज हुआ कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो अगर आपसे पूछे इंडिया एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग कब बताएंगे? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना ये कब हुई थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे, कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि दलित वर्ग एसोसिएशन भी बनाया गया था, दलित वर्ग एसोसिएशन, और दलित वर्ग एसोसिएशन आप लोग बताएंगे कि इसकी स्थापना किसने किया था, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इतनी बातें आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था, तो इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और अगर आपसे पूछे कि इनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना कराई। अब आपसे बात करें कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि आगे चल के इसका कांग्रेस में विलय कब हुआ था, तो 1886 में इंडियन एसोसिएशन की जो है विलय कांग्रेस में हो गई थी। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में, वो भी कोलकाता में हुआ था। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और दलित वर्ग एसोसिएशन के संस्थापक तो भीमराव अंबेडकर। तो यहां से कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आप लोग एग्जाम में सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, या फिर इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक, या फिर इन्हें WC बनर्जी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का जो प्रथम अध्यक्ष बात करें, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, ठीक, और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो 1885 में इसका पहला अधिवेशन। अगर आपसे पूछे कि कहां पे हुआ था पहला अधिवेशन, तो आप लोग बताएंगे कहां पे? मुंबई में हुआ था। कहां पे इसका पहला अधिवेशन कांग्रेस का? मुंबई में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जॉर्ज यूल ने कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। किसने? एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की, अगर आपसे पूछे कि दूसरी बैठक कहां पे हुई थी, फिर दूसरी बैठक जो है कोलकाता में हुई थी। कहां पे? कोलकाता में हुई थी कांग्रेस की दूसरी बैठक। अब ये कब हुई थी कोलकाता में दूसरी बैठक, तो ये 1886, पहले बैठक के एक साल बाद, यानी कि 1886 में। अगर आपसे पूछे कि इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष थे आपके कौन थे, इसमें अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई
नौरोजी इसमें अध्यक्ष थे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे कि ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कौन थे ये? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का तीसरा वाला बैठक कहां पे हुआ था, तो तीसरा वाला बैठक हुआ था मद्रास में हुआ था। और इसमें की अध्यक्षता तीसरा बैठक कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थे कौन? इसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन अली तैयब ने। कौन किए थे? बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये बदरुद्दीन तैयब कौन थे? तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था, तो चौथा अधिवेशन ये आपका इलाहाबाद में हुआ था। कब? कहां पे? इलाहाबाद में। ये सारे अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद में इसका अधिवेशन हुआ था चौथा वाला। और ये कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूल ने। कि कौन किया था? जॉर्ज यूल ने किया था। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो यहां से कोई भी चीज अगर आपसे पूछे तो आप लोग वहां पे बताएंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे कि पहले इसका रिवीजन करेंगे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिन्हें व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगर आपसे पूछे किस जगह पे हुआ था, तो मुंबई में आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अगर आपसे पूछे तो कोलकाता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। और इसमें इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कहे जाते हैं। कौन? कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पे हुआ था, तो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और ये 1887 में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? तो बदरुद्दीन तैयब ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा वाला अधिवेशन जो था वो इलाहाबाद में हुआ था, 1888 में हुआ था। और ये जॉर्जियल ने इसमें अध्यक्षता की थी। और जॉर्जियल कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो ये सारी बातें यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि दामोदर हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। हुगली, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे हुगली नदी की सहायक नदी है। अभी हुगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हुगली नदी के बारे में बात करेंगे, पहले दामोदर नदी का यहाँ पे आप लोग पोस्टमार्टम करिए। दामोदर नदी के बारे में पहले खंगालिए। देखिए, दामोदर नदी अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहां से हुआ है, तो दामोदर नदी का उद्गम जो है छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी का अगर आपसे पूछे कि उद्गम कहां से हुआ है, तो ये इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी कहाँ पे प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी ये प्रवाहित होती है अपने भ्रंश घाटी में बहती है। ये अपने भ्रंश घाटी में बहती है। ये भी आप लोग पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि दामोदर नदी जो है ये भारत की भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। ठीक, अब दामोदर नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं जो एग्जाम में टपकते हैं अक्सर करके कि इस पे कौन सी बांध बनाए गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दामोदर नदी पे पांचेट बांध और उसके बाद पंचेट बांध अगर आपसे पूछे कहां पे बनाया गया है, तो दामोदर नदी पे बनाया गया। इसके अलावा दुर्गा बैराज बांध आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। दुर्गा बैराज बांध भी आप दामोदर नदी पे बनाया गया है। ठीक, हुगली नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ये गंगा की वितरिका है। किस नदी की? गंगा नदी की क्या है? वितरिका। वितरिका मतलब जब कोई बड़ी नदी में से कोई छोटी नदी अलग हो जाती है तो उसको बड़ी नदी की वितरिका कहते हैं। ठीक, तो ये गंगा की वितरिका है, यानी कि गंगा से अलग हुई है। अगर आपसे पूछे कि ये अलग कहाँ पे हुआ था, किस शहर में गंगा से अलग हुआ है होता है, तो कोलकाता में यहाँ पे अलग होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कोलकाता अगर आपसे पूछ ले कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे आप लोग बताएंगे। अगला प्रश्न है कि दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी। ठीक, अब बात कर लेते हैं दामोदर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे अगर आपसे पूछे कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से हुआ है, छोटा नागपुर पठार का। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछे तो पारसनाथ का
पहाड़ी है, ठीक। और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक प्रभावित कहाँ पे होती है, दामोदर नदी तो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। कहाँ पे बहती है, भ्रंश घाटी पे। और दामोदर नदी पे कुछ बांध बनाए गए हैं, जैसे पंचेट बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो दामोदर नदी पे। दुर्गा बैराज बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो दामोदर नदी पे। अगर आपसे पूछे कि हुगली किसकी सहायक नदी है, हुगली नदी किसकी वितरिका है, तो ये गंगा नदी की वितरिका। वितरिका का मतलब जो गंगा नदी से अलग हो, कोई बड़ी नदी में से कोई छोटी नदी अलग होती है तो उसे वितरिका बोला जाता है, ठीक। अगर आपसे पूछे कि गंगा नदी से ये अलग कहाँ पे होती है, किस शहर में अलग होती है, किस जगह पे अलग होती है, तो आप लोग बताएंगे कि कोलकाता में ये गंगा नदी का साथ छोड़ती है, ठीक। और उसके बाद अपनी एक नई धारा बनाती है, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे गुजरात राज्य के पास सर्वाधिक लंबी तट रेखा, गुजरात राज्य के पास। अगर आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में यहाँ पे राज्य में पूछ रहा है ना, अगर आपसे पूछे कि विश्व में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस देश की है, विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किस देश की है, तो आप लोग बताएंगे किस देश के पास, कनाडा के पास है सबसे लंबी तट रेखा, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बातें गुजरात के बाद में। अगर आपसे पूछे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के सीएम। कौन, भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के सीएम। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो आप लोग जानते होंगे गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। कहाँ पे है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ चीजें, जैसे अगर आपसे पूछ ले कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे गुजरात के बारे में, तो अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे गुजरात में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था और गुजरात विजय के याद में बनाया था, तो ये भी कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है। तो पूछे कि बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, अकबर ने बनाया था गुजरात विजय के याद में। ये सभी चीजें आपको बताया भी गया है। उसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कहाँ पे स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गुजरात में स्थित है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है, गुजरात में स्थित है। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है, तो गुजरात राज्य के पास सर्वाधिक लंबी तटरेखा है। और यहाँ पे राजधानी क्या है गुजरात की, तो गांधीनगर। के फॉर कैपिटल मतलब राजधानी, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, और कौन है यहाँ पे, भूपेंद्र पटेल है, ठीक। और किस पार्टी से हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बीजेपी पार्टी से हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, कनाडा के पास है। अगर आपसे पूछे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, अगला प्रश्न हमारा कि अगर आपसे पूछे कि लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो महाराष्ट्र राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में, अगर आपसे पूछे कि लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम, इसे मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। लैटेराइट मिट्टी को क्या कहा जाता है, मुखरैला मिट्टी। अब कुछ मिट्टियों के बारे में ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे अगर आपसे पूछे काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के बारे में कुछ प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे काली मिट्टी के बारे में पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी को कहा जाता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी मानी जाती है, तो काली मिट्टी जो है ये कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। कपास हमारी एक नगदी फसल है, और ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे व्हाइट सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना भी कपास को कहा जाता है। इस वजह से ये एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगर आप प्रैक्टिस सेट वगैरह देते होंगे तो आपको वहां पे मिलता होगा। और एक मिट्टी के बारे में जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में आपसे क्या पूछा जाता है, देखिए जलोढ़ मिट्टी जो नवीन होती है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, नवीन जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करेंगे। इसका दो प्रकार होता है। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है, नवीन, उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, पुरानी
उसे क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में। जैसे लैटेराइट मिट्टी तो बहुत ही जगह पे पाई जाती है, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में क्या सही करता है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ज्यादातर यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य में सही करता है। उसके अलावा लैटेराइट मिट्टी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे लैटेराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो इसे मुखरैला मिट्टी कहा जाता है। उसके अलावा आप कुछ मिट्टियों के बारे में देखते हैं, जैसे काली मिट्टी के बारे में। उपयोगी किस फसल के लिए होती है काली मिट्टी, कपास के लिए उपयोगी होती है। काली मिट्टी का अगर आपसे पूछे कि अन्य नाम क्या है, तो इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। उसके अलावा इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लावा मिट्टी और रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। और लेकिन एक बार पूछा था कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो वहां पे ऑप्शन में क्या सही किया था, तो वहां पे ऑप्शन किया था कि गोदावरी, और उसके अलावा इसके सही किया था कि महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नदियों के हिसाब से अगर बांटे, तो आप लोग बताएंगे कि महानदी एंड गोदावरी नदी के बीच में, गोदावरी के बीच में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत की, ये उत्तर में बहती हैं। महानदी जो है प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में बहती है, और गोदावरी नदी जो है आप लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में बहती है। और इसके बीच में जो है आपका चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या क्या पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि चिल्का झील किस झील का उदाहरण है, तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि उदाहरण क्या है, तो ये आप लोग बताएंगे कि ये लैगून झील का उदाहरण है। किस झील का, लैगून झील का। अगर आपसे पूछे कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी कैसी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उसके अलावा ये भारत की पहली रामसर साइट भी है, पहली रामसर साइट भी है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भारत में पहली रामसर साइट कौन है, तो चिल्का झील है। और इसके बारे में आप लोग बताएंगे, उड़ीसा में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आप लोग बताएंगे कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक, कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे इस प्रश्न को। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील स्थित कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे तो कभी नदियों के बारे में पूछे तो आप लोग बताएंगे कि महानदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चिल्का झील कैसे झील का उदाहरण है, तो चिल्का झील एक लैगून झील है। कैसा झील है, लैगून झील है। उसके अलावा ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है, खारे पानी की। उसके अलावा पहली रामसर साइट भी चिल्का झील है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे यूनिवर्सल डोनर, इसका जवाब यहाँ पे लिखेंगे ए ओ निगेटिव को कहा जाता है, ओ निगेटिव। अगर आपसे पूछे कि यूनिवर्सल डोनर का मतलब सर्वदाता, क्या है, यूनिवर्सल डोनर का मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग सर्वदाता होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो सर्वग्राही जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक, यूनिवर्सल रिसेप्टर ये किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है, तो ये ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ब्लड ग्रुप के ब्लड से कुछ संबंधित प्रश्न, जैसे अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया, कार्ल लैंडस्टेनर ने। अगर आपसे पूछे रक्त का पीएच कितना होता है, तो आप लोग बताएंगे 7.4 होता है रक्त का पीएच। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रक्त का माप किस यंत्र में किया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप करते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप करते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह, इसका रक्त का माप किसे करते हैं, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से इसका माप करते हैं। ठीक, तो अब एक प्रश्न आप लोग यहाँ पे और याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछे कि रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, रक्तदान दिवस कब मनाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि रक्तदान दिवस 14 जून के दिन मनाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे।
किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता माना जाता है? तो ये माना जाता है ओ नेगेटिव को। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही किसे माना जाता है, जिसे यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, तो ये माना जाता है आपका ए बी पॉजिटिव को माना जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किया था। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच। अगर आपसे पूछे कि रक्त का माप किसमें किया जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का माप किया जाता है। उसके अलावा रक्तदान दिवस कब मनाते? 14 जून के दिन रक्तदान दिवस मनाते। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। इसके अलावा योजना आयोग के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। योजना आयोग का इसका स्थान हालांकि नीति आयोग ले लिया है, लेकिन योजना आयोग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्थापना कब हुआ था, पहले अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और जब इसकी स्थापना हो रही है 1950 में, तो अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग का पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये थे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष। ठीक, तो अब तो ये सही है क्योंकि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष आप लोग जान गए। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये भी एग्जाम में फंसा देता कभी कभी कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो पहले योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष। ठीक, अब बात कर लेते हैं, ये भी पूछा जाता है कि योजना आयोग एक कैसा निकाय है, मतलब कि ये संवैधानिक निकाय है या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। तो जो संविधान में जिसका वर्णन मिलता है उसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय, और जिसका वर्णन संविधान में नहीं मिलता उसको बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा है? गैर संवैधानिक या फिर गैर वैधानिक निकाय भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गैर संवैधानिक या फिर गैर वैधानिक निकाय है। अब बात कर लेते हैं, इसका रिवीजन करेंगे कि योजना आयोग का गठन, अब इसका स्थान नीति आयोग ले लिया है। ठीक, और इस नीति आयोग की स्थापना पूछेगा तो आप लोग 2015 बताएंगे, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अब इसका बात कर लेते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 में इसका गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन है योजना आयोग के? तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पहले अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है, तो गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग एक कैसा निकाय है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। कौन? बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर आपसे पूछे कि अमीबा कैसा जीव है, बहुकोशिकीय नहीं है, तो कैसा जीव है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय कैसा जीव है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक, और एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? जो एक सेल से बने होते हैं, एक कोशिकीय जिसके निर्माण में कई सारे सेल लगे होते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक भी है, अमीबा जो है यूकैरियोटिक भी होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक अमीबा है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कि एक कोशिकीय जीव के कौन कौन से उदाहरण है, या नहीं तो ऑप्शन में एग्जाम में फिर कभी पूछ लेगा तो आप लोग केवल अमीबा याद किए रहेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आप लोग देखेंगे, जैसे आपका हो गया एक अमीबा हो गया, उसके अलावा जीवाणु जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। उसके अलावा पैरामीशियम भी कैसा होता है, ये भी आपका एक कोशिकीय होता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यूग्लिना भी एक कोशिकीय जीव है। उसके अलावा एंट अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि चलिए एक कोशिकीय आप तो बता दिए, अगर आप पूछेंगे कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं, तो बहुकोशिकीय में कौन कौन से जीव आ जाएंगे, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे आपका हो जाएगा मानव बहुकोशिकीय है। उसके अलावा कुत्ता भी बहुकोशिकीय है, कुत्ता, घोड़ा, ये सभी कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो स्पंज भी आपका, अगर आपसे पूछे कि स्पंज कैसा है, तो ये भी बहुकोशिकीय है। तो अब इसका रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। अगर आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव है अमीबा और यूकैरियोटिक है, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे अमीबा के बारे में। अगर आपसे पूछे कि एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं, जैसे आपका जीवाणु हो गया एक कोशिकीय होते हैं, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है, यूग्लिना भी एक कोशिकीय होता है, एंट अमीबा भी एक कोशिकीय होता है। ठीक,
एंट अमीना नहीं, अमीबा एक कोशिकी होता है। अगर आपसे पूछे कि बहुकोशिकीय जीवों के बारे में बताइए, जैसे मानव हो गया, कुत्ता हो गया, घोड़ा हो गया, स्पंज हो गया, ये सभी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले वीरों की याद में निर्मित युद्ध स्मारक को किस नाम से जानते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो कुछ लोग अपना बलिदान दिए थे उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिया गेट बोलते हैं। अब इंडिया गेट के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। कब? 1914 से लेकर के 18 तक चला था। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ये समाप्त किस संधि के द्वारा हुआ था, तो वर्साय की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। वर्साय की संधि के द्वारा यह समाप्त हो गया था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इंडिया गेट के बारे में बातें कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट स्थित कहां पे है, तो इंडिया गेट कहां पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट स्थित कहां पे है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन थे, इंडिया गेट के वास्तुकार तो एडविन लुटियन थे। इंडिया गेट के वास्तुकार पूछे कौन थे, तो एडविन लुटियंस थे इंडिया गेट के वास्तुकार। ठीक, अब बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट का निर्माण तो बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछे कि निर्माण पूर्ण कब हुआ था, निर्माण पूर्ण कब हुआ था, तो 1931 में जाकर के इंडिया गेट का निर्माण पूरा हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया था, यह भी पूछा जाता है। तो इसका उद्घाटन इरविन ने, लॉर्ड इरविन ने किया था। ठीक, इसका उद्घाटन कौन किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। बात सही है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले वीरों की याद में निर्मित युद्ध स्मारक किस नाम से जानते हैं, तो इसको इंडिया गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिया गेट। इंडिया गेट स्थित कहां पे है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है, तो एडविन लुटियन इसके वास्तुकार हैं। अगर आपसे पूछे कि इंडिया गेट का निर्माण पूर्ण कब हुआ था, तो 1931 में बन करके ये तैयार हुआ था। उसके अलावा इसका उद्घाटन फिर किसने किया था? इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अगर आपसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1914 से 18 याद रखेंगे। समाप्त कब हुआ था, तो किस संधि के द्वारा, तो वर्साय की संधि के द्वारा इसको ये समाप्त हुआ था। ठीक, बात कर लेते हैं कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है। तो देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। क्या होता है? कठोर पदार्थ सबसे हीरा होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं हीरा कठोर क्यों होता है। अगर आपसे पूछे कि आखिर हीरा कठोर क्यों होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हीरा अपने चतुष्फलकीय संरचना के कारण, हीरा अपने चतुष्फलकीय संरचना के कारण कठोर होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, तो चतुष्फलकीय होती है, तो इस वजह से ये कठोर होता है। और बात कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में। तो हीरा ये जो है कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का अपरूप होता है। ठीक, एक किसका अपरूप होता है? कार्बन का एक अपरूप होता है। और कार्बन के ही अपरूप कुछ याद रखेंगे, मुख्य अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट याद रखेंगे। ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम होता है और फिर हीरा बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। हीरा के लिए विश्व में कुछ खाने प्रसिद्ध हैं। अगर आपसे पूछे कि किम्बरले की खान कहां पे स्थित है, किम्बरले की खान कहां पे स्थित है, तो किम्बरले की खान स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जियोग्राफी में पूछ सकता है। किम्बरले की खान प्रसिद्ध है हीरा के लिए। और अगर आपसे पूछे किम्बरले की खान कहां पे स्थित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना की खान एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछे फेमस किस लिए है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। अब जैसे हीरा हार्ड होता है, और अगर आपसे पूछे कि हीरा तो आप भी हैं अपने माता पिता के। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है, तो हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं क्यों कठोर होता है, क्योंकि इसमें चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। हीरा में कैसी, हीरा की जो बनावट होती है वो चतुष्फलकीय होती है और इस वजह से हीरा कठोर होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि कार्बन के अपरूप कौन होते हैं, तो कार्बन का अपरूप हीरा एंड ग्रेफाइट होता है। कौन होता है? हीरा और ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान किस वजह से प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश में है और ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में है और ये फेमस है किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए प्रसिद्ध है। स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, तो स्पर्श के कारण पौधे में होने वाली वृद्धि को स्पर्शानुवर्तन कहते हैं। क्या वो बोलते हैं? स्पर्शानुवर्तन बोलते हैं। स्पर्श के कारण होने वाले पौधे में वृद्धि को स्पर्शानुवर्तन बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं
अब पौधों के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो प्रश्न देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि पौधे के भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पौधे को भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो पौधे को भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में पौधे, अगर आपसे पूछे कि ग्रहण क्या करते हैं, तो यहाँ पे कौन सी गैसों का ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण को, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को ये ग्रहण करते हैं। अगर आपसे पूछे कि त्याग किस गैस का त्याग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय, तो ये ऑक्सीजन गैस का त्याग करते हैं। इस वजह से हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं, और इस वजह से हम लोग को पेड़ पौधे, अगर थोड़ी सी समय मिल रहा है 1-2 घंटे, तो पेड़ पौधे अगर आपके पास जगह है तो आप लोग जरूर लगाया करें। ठीक, ये बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं कुछ, अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जिसको आएगा वो जवाब देगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपसे पूछेगा कि रेगिस्तानी पौधे को क्या कहा जाता है, रेगिस्तानी पौधे को किस नाम से जानते हैं, पौधे का नाम क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पे छाप के बताएंगे कि रेगिस्तानी पौधे का नाम क्या, किस नाम से जानते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में संविधान अपनाया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किस देश ने किया था, सर्वप्रथम संविधान निर्माण किस देश ने किया था, तो सर्वप्रथम संविधान का निर्माण भी किस देश ने किया था, तो सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला अमेरिका है। कौन है? अमेरिका देश है सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर आपसे पूछे, तो अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वाशिंगटन DC में अमेरिका की राजधानी। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में अमेरिका की राजधानी है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, और जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन है अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति। कौन है? जो बाइडेन वर्तमान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका रिवीजन करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया, तो 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान अपनाया। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम संविधान का निर्माण किस देश ने किया था, तो अमेरिका ने सबसे पहले संविधान का निर्माण किया। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के बारे में, तो राजधानी बताएंगे वाशिंगटन DC होती है। अगर आपसे पूछे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के जो बाइडेन है। कौन है? जो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में 500 रुपए 1000 रुपए के नोट किस वर्ष बंद हुआ था, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये पूरा डेट आप लोग याद रखेंगे। 500 रुपए और 1000 के नोट भारत में बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को। और नोटबंदी की घोषणा अगर आपसे पूछे किस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। उस समय प्रधानमंत्री अपने मोदी जी थे। इन्होंने नोटबंदी की घोषणा की थी 2016 को, 8 नवंबर 2016 की रात में। और उस वर्ष क्या हुआ था, 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे और दूसरे नोट जारी हुए थे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट जारी कौन करता है, नोट जारी करने का काम किसका है, तो RBI के द्वारा नोट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट को जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है, तो नोट पे हस्ताक्षर की बात करें तो इसका हस्ताक्षर होता है RBI के गवर्नर का। किसका हस्ताक्षर होता है? RBI के गवर्नर का नोट पे हस्ताक्षर होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि नोट पर भाषा कितनी होती है, नोटों पे आखिर भाषा कितनी होती है, तो नोट पे भाषा 15 भाषा होती है। कितनी? 15 भाषा होती है। तो जो प्रश्न जाते पूछे जाते हैं नोट से वो हमने आपको बताया। और 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर वित्त सचिव के होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में 500 रुपए 1000 रुपए के नोट किस वर्ष बंद हुए थे, तो 8 नवंबर 2016 को भारत में 500 रुपए और
और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे। अगर आपसे पूछे घोषणा किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। अगर आपसे पूछे कि भारत में नोट जारी कौन करता है, तो नोट जारी करते हैं आरबीआई के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नोट जारी किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है, तो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है नोटों पे। अगर आपसे पूछे कि नोट पर भाषा कितनी होती है, तो 15 भाषा होती है नोटों पे। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी है हिमिंग बर्ड। क्या है, हिमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी। अगर आपसे पूछे कि अगर यहीं आपसे पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो भी आप लोग बताएंगे शुतुरमुर्ग है। क्या है, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पक्षियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि शांति का प्रतीक कौन से पक्षी को कहा जाता है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है, तो कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। किसको, कबूतर को माना जाता है शांति का प्रतीक। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि कुछ पक्षी अभयारण्य के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है ये आपके कहाँ पे है, कुलिक पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में। कहाँ पे है, कुलिक पक्षी अभयारण्य ये आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक, अब इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पे है, तो रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी हिमिंग बर्ड बताएंगे आप लोग। ठीक, और उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। क्या है, शुतुरमुर्ग है। शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है, कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। कुलिक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, तो कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है पक्षियों का संरक्षण करता है और यहाँ पे पक्षियां रहती हैं, तो वो कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आप लोग पूछे कि रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वायुयान की खोज किसने की थी, तो वायुयान की खोज 2 लोगों ने किया, वायुयान की खोज 2 लोगों ने किया, ओलिवर एंड विलिवर, जिन्हें राइट बंधु भी कहा जाता है। राइट बंधुओं ने एरोप्लेन की खोज की और उनमें 2 लोग थे, ओलिवर एंड विलिवर थे, दोनों भाई थे और इन्हें राइट बंधु भी कहा जाता है। इन लोगों ने वायुयान की खोज की थी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वायुयान के टायरों में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। वायुयान के टायरों में कौन से गैस भरे जाते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भरे जाते हैं। ठीक, वायुयान के टायरों में। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वायुयान ये किस मंडल में उड़ते हैं। कई परतें पाई जाती हैं ना हमारे वायुमंडल में कई परतें हैं, उसमें से वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कहां पे उड़ते हैं, तो वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ प्रश्नों के बारे में अगर आपसे पूछे कि वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं, वायुयान की गति किस यंत्र से मापते हैं, तो वायुयान की गति मापते हैं हम लोग टैकोमीटर से। किसे मापते हैं, टैकोमीटर से वायुयान की गति मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र से मापते हैं, वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र से मापते हैं, तो इसको मापते हैं हम लोग किस मीटर से, तो वायुयान की गति तो हम लोग टैकोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुयान की ऊंचाई किस मीटर से मापते हैं, तो इसको अल्टीमीटर से मापते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, अल्टीमीटर से मापते हैं। ठीक,
ये बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि वायुयान की खोज किसने किया था, तो ओलिवर एंड विलिवर राइट बंधु ने किया था वायुयान की खोज। अगर आपसे पूछे कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है, तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अगर आपसे पूछे कि वायुयान उड़ते कहाँ पे हैं, तो ये समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। वायुयान की गति के बारे में टैकोमीटर में इसको मापते हैं, वायुयान की गति को टैकोमीटर से मापते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुयान की ऊंचाई किससे मापते हैं, तो अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। किससे, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापते हैं। तो अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने रेडियो की खोज की थी। किसने, पियरे क्यूरी एंड मैडम क्यूरी इन्होंने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रेडियम का अयस्क क्या होता है, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि रेडियम का अयस्क क्या होता है, तो पिच ब्लेंड होता है रेडियम का अयस्क, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क होता है। ठीक, अयस्कों के बारे में पूछा जाता है, धातु और उनके अयस्कों के बारे में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा होता है, रेडियो सक्रिय तत्व तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा होता है, तो सर्वाधिक रेडियो सक्रिय जो है सक्रियता किसमें पाई जाती है, तो वो रेडियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, रेडियम में पाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, इसके लिए मैडम क्यूरी को इनको नोबेल दिया गया था। रेडियो एक्टिविता की खोज के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल दिया गया था, और नोबेल इनको दिया गया था। पूछा जाता है कि किसकी खोज के लिए, तो रेडियम की खोज के लिए इन्हें 1911 में और रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका, रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि और मैडम क्यूरी के नाम पर ही रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, अगर आपसे पूछे कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो क्यूरी है रेडियो सक्रियता की इकाई, मैडम क्यूरी के सम्मान में रखा गया था। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। अगर आपसे पूछे कि रेडियम का अयस्क क्या है, पिच ब्लेंड है रेडियम का अयस्क। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक रेडियो सक्रियता किसमें पाई जाती है, तो रेडियम में सर्वाधिक रेडियो सक्रियता पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि इनके लिए मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार 1911 से सम्मानित किया गया, अगर आपसे पूछे कि मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आप लोग बताएंगे कि रसायन के क्षेत्र में। अगर आपसे पूछे कि इसकी इकाई क्या होती है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो क्यूरी होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करते हैं प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने की थी, तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अब डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ के डॉक्टर हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर हैं। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक, अगर आपसे कब पूछे कब किया गया था, तो 1967 में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। ठीक, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हृदय के बारे में कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध अगर आपसे पूछे कि किस यंत्र से है, तो पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। ठीक, और हृदय की जांच के लिए कौन से जांच करते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईसीजी टेस्ट किसमें करते हैं, ईसीजी नामक टेस्ट जो होता है, ईसीजी टेस्ट वो हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है ईसीजी टेस्ट। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि हृदय के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है हृदय का अध्ययन। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका रिवीजन करेंगे। देखिए, तो अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। किसने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। अगर आपसे पूछे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड किस देश के थे, तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 1967 में। अब बात करते हैं पेसमेकर का संबंध किससे है, पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से। ईसीजी टेस्ट किसमें किया जाता है,
तो ये आपके हृदय से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है हृदय का अध्ययन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है, तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। और रोम कहाँ पे है, इटली में है। ठीक, इटली की राजधानी है रोम। ठीक, इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि अब रोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, FAO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे रोम में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपसे पूछे कि FAO की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। किस नदी के किनारे रोम स्थित है, तो टाइबर नदी की किनारे स्थित है। उसके अलावा इटली की गंगा अगर आपसे पूछे किस नदी को कहा जाता है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो इटली की गंगा जो है वो पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि इटली की अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन है, तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। कौन है, जॉर्जिया अगर आपसे पूछे कि इटली की प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न और यहाँ पे याद रख पाएंगे तो आप लोग रखेंगे कि एक प्रश्न और आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि पीसा की मीनार कहाँ पे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है पीसा की मीनार कहाँ पे स्थित है, तो पीसा की मीनार भी आपकी कहाँ पे है, इटली में स्थित है। कहाँ पे, इटली में। तो इतनी बातें यहाँ पे इटली से याद रखेंगे। तो देखिए अगर आपसे पूछे कि 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है, तो रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर। इसके अलावा आप रोम के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि FAO का मुख्यालय कहाँ पे है, रोम इटली में FAO का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पे स्थित है, तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है ये इटली में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और जॉर्जिया मेलोनी किस देश की है, तो इटली की है। ठीक, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। और कुछ देशों के उपनाम के बारे में बात कर लेंगे। अगर आपसे पूछे कि प्यासा महाद्वीप किसे कहा जाता है, प्यासा महाद्वीप किस देश को कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। या फिर अगर आपसे पूछे कि प्यासा महाद्वीप हो गया, अगर आपसे पूछे कंगारू का देश किस देश को कहा जाता है, कंगारू का देश किस देश को कहा जाता है। या फिर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इन सभी का जवाब क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया तो कुछ यहाँ पे चीजों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है मर्रे डर्लिंग नदी। क्या है, मर्रे डर्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे। इसके अलावा ग्रेट बैरियर रीफ भी पूछे कहां पे, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, प्यासा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को, छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी क्या है, तो मर्रे डर्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। दो नदियां आपस में मिलकर के, एक मर्रे और एक डर्लिंग, दोनों नदी आपस में मिलकर के मर्रे डर्लिंग नदी का निर्माण करती है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय पंचांग को अगर आपसे पूछे कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था आपका 22 मार्च 1957 को। कब, ये आजादी के बाद अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग। अब अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है, तो ये कौन सा संवत है राष्ट्रीय पंचांग का, तो ये शक संवत पे आधारित है। किस संवत पे, शक संवत पे आधारित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे जो राष्ट्रीय
पंचांग है इसका प्रथम माह क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह क्या होता है, तो प्रथम माह यहाँ पे कौन सा होता है? चैत का। चैत राष्ट्रीय पंचांग में पहला माह चैत का होता है। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग में हमारे अंतिम माह, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो वैसे तो आप लोग 12 महीनों का नाम आप लोग को याद रखना है, लेकिन अंतिम माह पूछे तो फाल्गुन का होता है। कौन सा? फाल्गुन का अंतिम माह होता है हमारे राष्ट्रीय पंचांग का। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ चीजों के बारे में देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पंचांग का सर्वप्रथम निर्माण किस सभ्यता के लोगों ने किया, तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे पंचांग का सर्वप्रथम निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेसोपोटामिया के लोगों को जाता है। किसे? मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले पंचांग का निर्माण करा था। ठीक, किसने? मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले पंचांग का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम सौर पंचांग किसने बनाया था? सौर पंचांग सबसे पहले किसने बनाया था? तो सर्वप्रथम सौर पंचांग का निर्माण किसने किया था? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि मिस्र के लोगों ने सबसे पहले, मिस्र निवासियों ने सबसे पहले, जहां पे वहां पे पिरामिड है, मिस्र निवासी सबसे पहले सौर पंचांग का निर्माण करा था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे कि राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग हमारा अपनाया गया। ये हमारा अपना संविधान पंचांग है। अब हम कुछ पंचांगों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि पंचांग ये किस संवत पे आधारित है, तो ये शक संवत पे आधारित है। अगर आपसे पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, इसका पहला माह क्या होता है, तो पहला माह चैत का होता है और अंतिम माह किसका होता है? फाल्गुन का होता है। हमारे राष्ट्रीय पंचांग में अंतिम माह किसका होता है? फाल्गुन का होता है। अगर आपसे पूछे कि पंचांग का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया, तो मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले पंचांग का निर्माण किया था। और उसके बाद सौर पंचांग के बारे में बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था? तो मिस्र के निवासी ने सबसे पहले सौर पंचांग का निर्माण करा था। तो अगला प्रश्न कि कितनी ऊंचाई पे जाने से तापमान में 1 डिग्री की कमी आती है? तो अगर आप लोग क्षोभ मंडल में हैं, यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे क्षोभ मंडल में। ठीक, अगर आप लोग क्षोभ मंडल में हैं और क्षोभ मंडल में आप 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं, क्षोभ मंडल पे आप अगर 165 मीटर की ऊंचाई जाते हैं, तो आपके जो तापमान है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्षोभ मंडल में, ये सभी मंडल में नहीं, क्षोभ मंडल में। ठीक, अब मंडल के बारे में कुछ यहाँ पे मंडल आया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमारा कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें समान तापमान रहता है, ऐसा कौन सा मंडल है जिसमें समान तापमान रहता है? तो ये आप लोग तो बता ही देंगे कि समताप मंडल में, समताप जो मंडल होता है, समताप मंडल, उसमें समान ताप रहता है। कौन सा होता है? समान ताप रहता है समताप मंडल में। इसके अलावा क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ताप के बारे में अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे कि ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें तापमान क्या होता है? बढ़ता है। इसमें पृथ्वी का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, अगर आपको उच्च तापमान की माप करनी है तो किस मीटर से करेंगे? अगर आपसे पूछे कि उच्च तापमान की माप हम लोग किस मीटर से करते हैं, तो उच्च तापमान की माप हम लोग किस मीटर से करते हैं? तो ये करते हैं आप लोग पायरोमीटर से। किससे? पायरोमीटर से उच्च तापमान की माप किया जाता है। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक रेखा के बारे में, जो रेखाओं के भी बारे में पूछा जाता है कि आइसोथर्मल लाइन क्या काम करता है? आइसोथर्मल लाइन ये क्या काम करता है? तो आइसोथर्मल जो लाइन होता है ये समान तापमान वाले क्षेत्र को दिखाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, समान तापमान वाले क्षेत्र को दिखाता है आइसोथर्मल लाइन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि कितनी ऊंचाई पे जाने पे तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आती है, तो अगर आप क्षोभ मंडल में हैं इसका जवाब लिखेंगे। अगर आप क्षोभ मंडल में हैं और 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। समान तापमान किस मंडल में रहता है? तो
तो समताप मंडल में जो है समान तापमान रहता है। और ग्रीन हाउस तापमान पे प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, तो इसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। उच्च तापमान की माप किससे करते हैं, तो पायरोमीटर से करते हैं। यंत्रों के बारे में भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किस यंत्र से किस चीज का माप करते हैं, तो पायरोमीटर से उच्च तापमान का माप करते हैं। आइसोथर्मल लाइन के बारे में ध्यान रखेंगे, समान तापमान वाले क्षेत्र को दिखाने वाली रेखा को, इस तरह से समान तापमान को दिखाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि शनि ग्रह के चारों ओर वलय की संख्या कितनी है, तो 7 है। अगर आपसे पूछे कि शनि ग्रह के चारों तरफ वलय जो दिखते हैं उनकी खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने किया था। किसने, गैलीलियो ने किया था। अगर आपसे पूछे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार भी गैलीलियो ने किया था। इसी दूरबीन के सहायता से इन्होंने देखा था। अब सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह किसे कहते हैं, सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह किसे कहते हैं, तो सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं शनि को। किसको कहते हैं, शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं। क्यों सबसे सुंदर ग्रह कहते हैं, भगवान जाने। अब शनि के बारे में बात करेंगे। अगर आपसे पूछे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, अगर आपसे पूछे कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है, तो शनि के पास कई उपग्रह हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। टाइटन, ठीक, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो वो बृहस्पति ग्रह का है और बृहस्पति ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, और शनि के बारे में याद ये रखेंगे कि ये इसका डेंसिटी, यहाँ पे शनि लिखिए, शशि लिखा गया है, तो देखिए शनि के बारे में आप लोग बात ये रखेंगे, याद रखेंगे कि ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर आपसे पूछे कि इसकी डेंसिटी इतनी कम होती है शनि की कि आप इसे अगर पानी में फेंक देंगे तो ये पानी में तैरने लगेगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ग्रह को पानी में तैराया जा सकता है, ठीक, या फिर कौन सा ग्रह अगर पानी में डूब जाए, मतलब डाल दिया जाए तो वो तैरेगा, ठीक, तो वो शनि ग्रह है। ठीक, और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह, जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं वो शनि एंड बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। किसके बीच में, शनि एंड बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वलयों की संख्या कितनी है, शनि के जो चारों ओर वलय हैं उसकी संख्या कितनी है, तो इस तरह से यहाँ पे वलय बने हुए हैं शनि के चारों ओर, तो इस तरह के वलय, इसमें संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि शनि ग्रह की खोज किसने की थी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इस बात की खोज किसने की थी, तो गैलीलियो ने किया था। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग बृहस्पति ग्रह को बताएंगे। और शनि ग्रह का डेंसिटी इतना कम होता है कि अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो ये तैरने लगेगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे सुंदर ग्रह सौरमंडल का किसे कहा जाता है, तो शनि ग्रह को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा उपग्रह किसे कौन सा है, तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, और टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो है आपका बृहस्पति ग्रह का, जिसका नाम है गैनीमीड। ठीक, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में। यहाँ पे गलत हो गया है। अगर आपसे पूछे कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एसबीआई सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। ठीक, एसबीआई जिसे क्या बोलते हैं, जिसे भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक बोलते हैं। इंपीरियल बैंक, अब यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इंपीरियल बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी, इंपीरियल बैंक की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। अब इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जुलाई 1955 को।
1 जुलाई 1955 को। और इसका राष्ट्रीयकरण करने के बाद इस बैंक का नाम क्या हो गया, इस बैंक का नाम क्या रख दिया गया, तो इसका नाम रख दिया गया SBI, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। तो इस तरह से इसका इतिहास है भारतीय स्टेट बैंक का। ठीक, अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक के हेड कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक के हेड दिनेश खारा है। कौन है? दिनेश खारा इसके हेड है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इतनी बातें आप लोग इससे ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भी है और सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भी है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका कुछ इतिहास के बारे में, इंपीरियल बैंक पहले था, इसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसी इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 में किया गया और राष्ट्रीयकरण करके के इसका नाम क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका हेड कौन है? दिनेश खारा है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि सुंदरलाल बहुगुणा संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो संबंधित है आपके चिपको आंदोलन से। किससे? चिपको आंदोलन से संबंधित है। अब चिपको आंदोलन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि अब चिपको आंदोलन के बारे में अगर आपसे पूछे कि अमृता बिश्नोई का संबंध किससे है, अमृता बिश्नोई का संबंध किससे है, तो अमृता बिश्नोई का संबंध भी पूछ ले तो वो भी आपके चिपको आंदोलन से है। अगर आपसे पूछे कि चिपको आंदोलन क्या था, तो ये वृक्ष को संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। वृक्षों का संरक्षण करने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन वृक्ष का संरक्षण करने के लिए चलाया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछे सुंदरलाल बहुगुणा का, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म उत्तराखंड के निवासी थे, तो इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और वहीं पे ये चिपको आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक, वन संरक्षण या फिर वनों को संरक्षित करने के लिए, वृक्ष को संरक्षित करने के लिए चलाया जा रहा था। और चिपको आंदोलन का वही था कि ये लोग जब भी कोई वृक्ष काटने आता था तो ये लोग क्या करते थे, वृक्ष से जाकर के चिपक जाते थे, यानी कि उसको काटने नहीं देते थे। ठीक, तो वही था आपका चिपको आंदोलन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है, तो चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है। किस आंदोलन से? चिपको आंदोलन से। अगर आपसे पूछे कि अमृता बिश्नोई का संबंध किस आंदोलन से है, तो भी आप लोग बताएंगे चिपको आंदोलन से। और चिपको आंदोलन क्या था, तो इसे वृक्षों को संरक्षण करने के लिए या फिर वृक्षों का संरक्षण करने के लिए चलाया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था। और संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूची। अगर आपसे पूछे कि संविधान के हमारे जो मूल संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारे थी 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। अलग अलग समय पे अलग अलग अनुसूचियों को जोड़ा गया है। आइए चलिए देखिए कब किस अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि पहली संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और इसके तहत संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये किससे संबंधित था, तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। अगर आपसे पूछे कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी, तो ये इसके लिए हुआ था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और ये किससे संबंधित था, ये दल बदल कानून था। क्या था? दल बदल कानून था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इससे संबंधित था। उसके अलावा 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था और ये किससे संबंधित थी, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज्य से संबंधित है। ये पूछा जाता है पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। अगर आपसे पूछे कि 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इसे जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, जो कि कब जोड़ा गया, एक्ट था 1992 का और लागू कब हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया था और ये किससे संबंधित है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से संबंधित है। और इसको कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए, नगर पालिका को कार्य करने के लिए 28 विषय दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिर से रिवीजन करेंगे। देखिए संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में हमारे 12 अनुसूची है और वर्तमान संविधान में हमारे 12 अनुसूची है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा और ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा और ये दल बदल कानून है।
11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, और ये पंचायती राज से संबंधित है। 29 विषय इसमें काम करने के लिए दिए गए हैं। और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन जो कि संशोधन हुआ था 1992 में, और एक्ट था 1992 का, और नगर पालिका से संबंधित है। इसके कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है? अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि पन्ना की खान ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पन्ना की खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि पन्ना की खान कहां पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना की खान कहां पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित खान है। अब हम मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो आप लोग बताएंगे मध्य प्रदेश की राजधानी पूछेगा तो आप लोग कहां पे बताएंगे? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का भी हाल ही में 53वां जिला कौन सा बना है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है, तो ये भी आप लोग बताएंगे मऊगंज बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। कौन? मऊगंज। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक भारत में वन वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन वाला राज्य, तो भी ये आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए पन्ना की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना की खान कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे है, तो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है? मऊगंज बना है मध्य प्रदेश का 53वां जिला। टाइगर स्टेट और सर्वाधिक वन वो मध्य प्रदेश वाला राज्य है। ठीक, तो ये वाले आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी करिए जिससे वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।